Hello everyone, I welcome you all to the today's Hindu paper analysis। तो आज की इस एनालिसिस में हम कोशिश करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिर्फ 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर ले। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम पेज 4 विच इज रिलेटेड टू पॉलिटी एंड रिलेवेंट फॉर आवर जीएस पेपर 1। तो बेसिकली हमारा ये आर्टिकल हिमाचल और पंजाब के बीच के टसल के बारे में है, जो कि सहानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हमें बताया गया है द टसल विच इज गोइंग टू हैपन सून। तो अगर इस आर्टिकल की बात करें तो सहानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि हिमाचल में है बट ये एलोकेटेड है पंजाब गवर्नमेंट को। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा राजा जोगिंदर सेन और कॉल बीसी बैटली के बीच एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके अनुसार 99 ईयर के लीज पर हमारा ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट के अंडर किया गया था। तो अब हमारा 99 ईयर अगले साल यानी मार्च 24 को खत्म हो रहा है। तो अब हिमाचल की गवर्नमेंट ये ट्रीटी एक्सटेंड नहीं करना चाहते। इन्होंने साफ मना कर दिया है कि अब ये ट्रीटी एक्सटेंड नहीं होगी और सारा का सारा कंट्रोल हिमाचल के अंडर आने वाला है। तो इसलिए हमें पंजाब और हिमाचल गवर्नमेंट के बीच एक टसल देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करें तो ये बेसिकली जोगिंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट एचपी में सिचुएटेड है, ठीक है। और ये बेसिकली हूल रिवर की एक ट्रिब्यूटरीज है। तो हमारी इस आर्टिकल में बस यही कुछ फैक्चुअल बातें जानने की थी। हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की है बट ये अभी पंजाब गवर्नमेंट के अंदर है। अब इसके 99 ईयर की लीज खत्म होने वाली है और हिमाचल प्रदेश के सीएम इसे एक्सटेंड नहीं करना चाहते। और अगर कुछ और फैक्ट के बारे में बात करें तो ये हमारी कूल रिवर की एक ट्रिब्यूटरीज है और हमारी ये ट्रीटी साइन हुई थी राजा जोगिंदर सिंह, जो उस समय के उस एरिया के राजा थे, विद द ब्रिटिश कैल सी बैटली, जो उस समय वहां के चीफ इंजीनियर ऑफ पंजाब गवर्नमेंट थे। तो इस तरह हम लोगों ने अपने पहले आर्टिकल को कंप्लीट किया। तो हम अपने अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो हमने ये आर्टिकल अपने पेज 5 से लिया है, जो कि रिलेवेंट है हमारे जीएस पेपर 3 के लिए। मद्रास हाईकोर्ट सेट असाइड डीजीएफटी बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ डॉग्स। बेसिकली डीजीएफटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इंपोर्ट ऑफ डॉग पे बैन लगाया था। उनके अपने कंसर्न थे। अगर मेजर कंसर्न की बात की जाए, डीजीएफटी नहीं चाहते थे कि इंपोर्टेड डॉग्स की वजह से फॉरेन डिजीज इंडिया में आए। अब इसके कारण हमारे नेटिव जीन कॉन्टेमिनेट हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने इंपोर्ट ऑफ डॉग्स पे बैन लगाया था। बट मद्रास हाईकोर्ट ने इस बैन को साइड कर दिया है और एंड इंपोर्ट ऑफ डॉग्स अंडर सर्टेन कंडीशन आर अलाउड नाउ। तो ये थी हमारी सेकेंड आर्टिकल। अब हम पढ़ते हैं अपने तीसरे आर्टिकल की ओर, जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो बेसिकली ये आर्टिकल पेज 6 से ली गई है, जो कि जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी रिलेवेंट हो सकती है। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी रिलेवेंट हो सकती है। तो इसे हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करना किसी एक कंपनी के काम नहीं है। हमारी सबसे पहली कंपनी होती है प्रोड्यूसर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। सेकेंड कंपनी है हमारी, और सेकेंड कंपनी ट्रांसमिशन का काम करती है। एंड द थर्ड कंपनी लुक अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, वायर के थ्रू हम लोगों ने अपनी सिटी तक लाया। ये हो गया प्रोडक्शन, ये हो गया ट्रांसमिशन, और यहाँ हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। तो बेसिकली ये तीन कंपनी इन तीनों से एसोसिएटेड है। अब डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डीकॉम नाम से भी जानते हैं। बेसिकली हम समझे तो हमें प्रोडक्शन के लिए एज सच लाइसेंस नहीं चाहिए, बट हमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस की जरूरत है। प्रोडक्शन अगर एग्जांपल से समझें तो हम अपने घर पे सोलर पैनल लगा सकते हैं, वो भी एक तरह का प्रोडक्शन है, बट हमें उसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। हम बस बाजार से सोलर पैनल ला सकते हैं, बट हम अगर इसी सोलर पैनल के थ्रू जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को बेचना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फिर हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम अगर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को देखें, इस सेक्टर को देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि काफी प्राइवेट प्लेयर भी इस सेक्टर में अब उतरते जा रहे हैं।
प्राइवेट सेक्टर का इस इंडस्ट्री में आना बेनिफिशियल भी है काफी, क्योंकि वो काफी इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू भी प्रोड्यूस करते हैं। अब एक टर्म हम बात कर सकते हैं लाइसेंसिंग की। अब लाइसेंसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की एक सेंटर है। अब मैंने अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करके वायर्स बिछा दिए और इस कंपनी ने हमें इलेक्ट्रिसिटी देने से मना कर दिया, तो ये हमारे लिए काफी बड़ा लॉस हो सकता है, काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अब इसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट बनाई जाती है, विच इज साइंड बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर विथ द प्रोड्यूसिंग कंपनी। ठीक है। अब अगर हम यूके के मॉडल को समझने की कोशिश करें तो वहां की मॉडल यहाँ से काफी अलग है। वहां की फर्स्ट क्राइटेरिया होती है बिडिंग। सारी कंपनी बताती है कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्या रेट में उसे सेल करेंगे। तो एक बार जब सारी कंपनी की डेटा आ गई तो उसे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि 2 कंपनियां हैं, 3 कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल 3 कंपनियां हैं। एक कंपनी ने कहा कि मैं लगभग 200 रुपए पर यूनिट चार्ज करूंगा और मैं लगभग 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूं। सेकेंड कंपनी ने कहा कि मैं 220 रुपए चार्ज करूंगा और मैं 50 गीगावाट प्रोड्यूस कर सकता हूं। थर्ड कंपनी ने कहा कि मैं 400 रुपीज चार्ज करूंगा और मैं लगभग 200 गीगावाट यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूं। अब फॉर एग्जांपल यूके को टोटल 250 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो जितने भी बिड आएंगे उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ऊपर के 3 को वो टारगेट कंप्लीट करने के लिए दी जाएंगे। फॉर एग्जांपल 250 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ऊपर के 3 मिलाकर हमें 250 हो गए, अगर नहीं होते तो हम और आगे एक्सटेंड करते। तो कुछ इस तरह वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम चलता है। तो अब यूके मॉडल खत्म करने के बाद अगर हम बात करें तो हम ओपन एक्सेस और क्रॉस सब्सिडी के बारे में बात कर सकते हैं। क्रॉस सब्सिडी बेसिकली ये होता है कि कमर्शियल यूनिट, तो बेसिकली हमारे एक्स्ट्रा इनकम जो हमारे गवर्नमेंट के पास बचती है, तो हम द कमर्शियल यूनिट वो सब्सिडी देने के लिए यूज करते हैं हमारे हाउस होल्ड यूनिट को। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काफी इशूज आ चुके हैं। अगर हम कुछ इशूज पर हाईलाइट करें तो सबसे पहला है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ स्टेट डिस्कॉम्स, यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कुछ खास नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार देखा है कि गवर्नमेंट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देती है। बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि जो भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी पब्लिक को दी गई है उसकी पेमेंट गवर्नमेंट करे, और ऐसा होता भी है, बट नॉट इन एवरी केसेस। अगर हम डेटा को देखें तो अराउंड 57% ड्यूज आर स्टिल विद तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। सेकेंड अगर पॉइंट की बात करें तो फ्यूल सिक्योरिटी, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आज भी कोल डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें उसे स्विच करने की जरूरत है। एंड द थर्ड मेजर कंसर्न इज अंडर प्रोक्योरमेंट ऑफ पावर बाय स्टेट। तो ये सारी हमारी कंसर्न थी इससे रिलेटेड। अब इन सब से उभरने के लिए एक बिल भी पास हुई थी जो थी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022। अगर इसके करंट स्टेटस की बात की जाए तो ये अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में पेंडिंग है। अब ये पेंडिंग क्यों है? क्योंकि जब ये बिल इंट्रोड्यूस की गई थी तो काफी ह्यूज प्रोटेस्ट देखा गया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा। तो अभी ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास ही है। तो ये थी हमारी अगली आर्टिकल। तो अगर इस आर्टिकल की बात करें तो ये हमारा पेज 6 पर है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन विच इज रिलेवेंट फॉर जीएस पेपर 2। तो इसमें हम लोगों ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की विजिट की बात की है इंडिया में। इंडिया के नेपाल और भूटान दोनों के साथ ही काफी अच्छे इंटरनेशनल रिलेशन है। तो अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इंडिया ने काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है नेपाल में हाइड्रो पावर रिलेटेड। तो इंडिया ने सिर्फ हाइड्रो पावर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है, बल्कि जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी नेपाल के पास बचती है वो इंडिया बाय करते हैं। तो अगर नेपाल और इंडिया के रिलेशन को ध्यान से समझा जाए तो ये काफी पॉलिटिकल एंगल ले सकता है। ये डिपेंड करता है पावर में कौन है। अगर हम स्पेसिफिकली केपी ओली की बात की जाए तो चाइना के साइड थोड़े से इंक्लाइंड थे, बट हमारे करंट पीएम पुष्प कमल दहाल, इनकी इंक्लाइनेशन इंडिया के टुवर्ड्स थोड़ी सी ज्यादा है। तो
तो अगर इंडिया मैप की अगर हम बात करें तो नेपाल की पोजीशन कुछ यहाँ है। मैप हमें सिर्फ 2D डायमेंशन दिखाता है, तो नेपाल के पास हमारे पास इंडिया और चाइना से रिलेशन बनाने की अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है, इसके पास कोई सी रूट नहीं है, ओशन रूट नहीं है। अगर नेपाल को एक्सपोर्ट करना भी रहता है तो वो हमारे कोलकाता के सी पोर्ट से एक्सपोर्ट करते हैं। बट उनके लिए चाइना से रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इस साइड अगर हम ध्यान से समझें तो इस साइड काफी ऊंचे ऊंचे रेंजेस है। तो इंडिया के पास, सॉरी, नेपाल के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंडिया, जहां से वो ट्रेड कर सकते हैं। अब नेपाल ने काफी सारे ट्रीटी भी साइन कर रखे हैं इंडिया के साथ, जैसे कि ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन। अब नेपाल चाहते हैं कि वो खुद भी अपने इलेक्ट्रिसिटी को बेच सके। बेसिकली ऐसा है इंडिया ने काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखा है हाइड्रो पावर से रिलेटेड इन नेपाल। इसके बदले इंडिया चाहता है कि वो सारे के सारे एक्स्ट्रा पावर इंडिया को ही सेल करे। अब क्योंकि अब नेपाल के पास सिर्फ एक बायर है, तो उसके पास प्राइस इन्फ्लेट करने का ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो अब नेपाल चाहता है कि वो बांग्लादेश को भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, बट क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उसे इंडिया के थ्रू ही जाना होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इन तीनों कंट्री ने आपस में ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन साइन की हुई है। अब 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री नेपाल के विजिट पर गए थे, तो उन्होंने इस रिलेशन को हिट से संबोधित किया था। हिट स्टैंड फॉर हाईवे एंड ट्रांसवे। और अब जब नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं, तो उन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, सुपर हिट। अब आखिरी एक पॉइंट इन दोनों के रिलेशन के बारे में बोल सकते हैं कि इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि अगले 10 साल में वो 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से खरीदेगा। तो हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। नेपाल प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इंडिया, पुष्पा कमल दलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ट्राइलेटरल पावर और HIT, और अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी इंडिया खरीदने का प्रॉमिस कर चुका है। अब हम पढ़ते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की ओर। रिसेंटली WHO ने अनाउंस किया है कि अगर हम लोग पाइप पोर्टेबल वाटर यूज करें तो ईयरली हम लोग 4 लाख डेथ बचा सकते हैं, जो कि डायरिया की वजह से होता है। अभी भी काफी रूरल एरिया में हमारे पास पानी के कनेक्शन नहीं है। कई लोगों को, जनरली वुमेन को, काफी दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। कई स्लम्स में 2-3 दिन पर टैंकर आते हैं और सभी को काफी लंबे क्यू में खड़ा होना पड़ता है पानी के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस साइड भी फोकस करना चाहिए। तो हमारे पास अगर ज्यादा लोग होंगे तो हमारे पास ज्यादा वर्कफोर्स होगी, ज्यादा लोग होंगे काम करने के लिए, हमारी वर्कफोर्स बढ़ेगी। तो इसे अगर हम बात करें, इसे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जल जीवन मिशन स्टार्ट कर रखा है। अब इस मिशन में गवर्नमेंट का टारगेट है कि बाय 2024 हम हर जगह पाइप पोर्टेबल वाटर पहुंचा सके। बेसिकली अभी करेंट डेटा की बात किया जाए तो अराउंड 66% ही ये फुलफिल हो चुका है। तो ये काफी मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास टाइम ऑफ स्पैन काफी कम है। अब हमें विद इन 1 ईयर, बेसिकली 62%, या तो विद इन 1 ईयर हमें ऑलमोस्ट 40% और कवर करना है। तो ये काफी मुश्किल हो सकता है। अगर हम डेटा की बात करें तो हम अगर साइट पे जाएं, जीवन, WHO पोर्टेबल वाटर, 4 लाख डेथ और जल जीवन मिशन हमारी चलती है। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो ये है जल जीवन मिशन की वेबसाइट। ये एक लाइव वेबसाइट है, ये अपडेट होती ही रहती है। अगर हम इसके डैशबोर्ड पर क्लिक करें तो यहाँ हमें सारा की सारी डेटा लाइव दिखती है, जो कि रेगुलरली अपडेट होती रहती है। तो अराउंड 62.94% हम लोगों ने कवर कर लिया है, बट अभी भी काफी हाउस होल्ड बचे हुए हैं। तो ये थी हमारी आखिरी आर्टिकल। सो ये थी आज की एनालिसिस। If you liked it, don't forget to press the subscribe button, because we will keep posting 15 minutes Hindu analysis on daily basis. So see you all on the next video.